नमस्कार, वेलकम टू थिंक एसेट। बहुत सारे लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि अगर 26 एएस के डेटा और एआईएस के एंट्रीज में डिफरेंसेस है, यानी कुछ अलग अलग डेटा हैं दोनों में, तो हमें आईटी रिटर्न फाइल करते समय किसे प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी किसे फॉलो करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर एआईएस के डेटा में कुछ गलतियां हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज है, तो इससे आप फीडबैक कैसे सबमिट कर सकते हैं। तीसरा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एआईएस में किस तरह की कॉमन गलतियां होती है जो आपको आईटी रिटर्न फाइल के समय ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में 26 एएस और एआईएस के रिलेटेड मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि एआईएस में किस तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं और उसे आप रिटर्न फाइल के समय आप उसे कैसे अपने रिटर्न फाइलिंग में उसे एंटर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 26 एएस में किस तरह के मिस्टेक्स या एरर्स हो सकते हैं और एआईएस में किस तरह के एरर्स हो सकते हैं, और अगर 26 एएस के एंट्रीज में और एआईएस के एंट्रीज में अगर डिफरेंसेस है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 26 एएस में किस तरह के एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ कॉमन एरर 26 एएस में, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी मंथली सैलरी को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं किया है, एक्यूरेटली नहीं बताया है, तो वो 26 एएस में आपको रॉन्गली दिखेगा। दूसरा है कि क्वार्टरली टीडीएस, अगर आपने एम्प्लॉयर ने क्वार्टरली टीडीएस टाइम से नहीं डिपॉजिट किया है, तो भी उसका इन्फॉर्मेशन एरर आपको 26 एएस में देखने को मिलता है। दूसरा है कॉमन एरर जो है, अगर आपने 26 एएस उस समय डाउनलोड कर लिया जब बैंक का टीडीएस डिडक्शन हुआ नहीं था, उसके पहले ही आपने 26 एएस डाउनलोड कर लिया है, तो उसमें भी आपको वो एंट्रीज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। 26 एएस और एआईएस के एंट्रीज में अगर आपको डिफरेंसेस लगता है, तो आपको ऐसे में एआईएस के इंफॉर्मेशन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यह एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है और मोस्टली इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज और बहुत सारे एरर्स इसमें नहीं होते हैं, और यही डेटा आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में प्रीफिल्ड होकर आता है। अब देखते हैं कि एआईएस में किस तरह के कॉमन एरर्स देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन एरर आपको एआईएस में देखने को मिलता है कि अगर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, यानी आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अगर जॉइंटली फिक्स डिपॉजिट खोला हुआ है, तो हो सकता है कि जो प्राइमरी ओनर है उसी के पैन नंबर से टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा। तो ऐसे में आप उसमें फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। दूसरा कॉमन एरर यह आता है कि अगर किसी तरह का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस किया है आपने और वो भी जॉइंट अकाउंट से, यानी उसके जॉइंट ओनर हैं, तो जो भी प्राइमरी ओनर होगा, ज़्यादा चांसेस है कि प्राइमरी ओनर के पैन नंबर से ही टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा। इसीलिए उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ सारा टीडीएस प्राइमरी ओनर के नाम से ही आएगा। एक और कॉमन एरर आता है कि अगर कोई कैपिटल गेन ट्रांज़ैक्शंस आपका इस साल हुआ है, यानी आपने कोई शेयर बहुत कई साल पहले खरीदा था और आपने उस शेयर को इस साल बेचा है, तो हो सकता है कि एक्चुअल कैपिटल गेन में भी आपको डिफरेंसेस नज़र आए। एक और कॉमन एरर एआईएस में देखने को मिलता है कि अगर आपने अपना कोई हाउस रेंट दिया हुआ है, लेट आउट प्रॉपर्टी है आपका, जो किसी को रेंट में दिया हुआ है, उस रेंटर ने आपका पैन नंबर तो अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दिया, लेकिन उसने उस मंथ का रेंट डिपॉजिट नहीं किया था, तो भी वो रॉन्गली एआईएस में डिस्प्ले हो जाता है। एआईएस में एक और बहुत कॉमन एंट्री देखने को मिलती है कि अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट सेम फाइनेंशियल ईयर में तोड़कर उसी फाइनेंशियल ईयर में सेम फिक्स डिपॉजिट आपने दोबारा कर ली दूसरे बैंक में, तो हो सकता है कि आपका वो 2 बार एंट्री दिखाए। सपोज़ आपने 1 लाख फिक्स डिपॉजिट किया एचडीएफसी बैंक में, और इसी एक फाइनेंशियल ईयर में आपने उस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके सेम एक 1 लाख अमाउंट आपने एसबीआई में भी फिक्स डिपॉजिट किया, तो आपको दिखाएगा कि आपने 2 लाख्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट किए हैं, जबकि आपका टोटल फिक्स डिपॉजिट 1 लाख ही है। अगर इस तरह के डुप्लीकेट एंट्रीज आपको एआईएस में देखने को मिलते हैं, तो आप उसे कहाँ फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी एंट्रीज है, सपोज यहाँ मेरा एक एंट्री है, तो जैसे ही आप उस एंट्री के डिटेल में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शनल फीडबैक का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप इजीली क्लिक करके
फीडबैक टाइप सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही ईज़ी है, ऑनलाइन सबमिट करना पहले यह इतना ईज़ी नहीं हुआ करता था। अब देखते हैं कि इसमें किस-किस तरह के फीडबैक हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और इनकम टैक्स इज़ नॉट टैक्सेबल, आपको अगर लगता है कि ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट, आपको लगता है कि जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। या फिर इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और अदर फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका जॉइंट एफडीज़ है या जॉइंट प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन हुआ है जॉइंट ओनर के साथ, तो आप यहाँ ये इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन आप इसमें भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फिक्स्ड डिपॉज़िट का जॉइंट अकाउंट है और वो दोनों के अकाउंट में आ रहा है या फिर ओनली प्राइमरी ओनर का आ रहा है, या फिक्स्ड डिपॉज़िट अगर आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में ब्रेक करके उसी फाइनेंशियल ईयर में दूसरे बैंक में सेम अमाउंट आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट किया, तो वो डुप्लिकेट एंट्रीज़ आ सकता है। तो आप यहाँ उसको इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लिकेट, आप यह एंट्री आप उसमें भर सकते हैं। या फिर आप अगर कंप्लीटली डिनाई करते हैं कि ये ट्रांज़ैक्शन आपके पैन नंबर से हुआ ही नहीं है, ये रॉन्गली एंटर्ड किया गया है, तो आप उसमें इन्फॉर्मेशन डिनाइड का ऑप्शन भी भर सकते हैं। जैसे ही आप ये फीडबैक टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। जो भी टैक्स ऑफिसर आपके रिटर्न फाइल को वेरीफाई कर रहा होगा, उसको ये फीडबैक मिल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका आईटी रिटर्न फाइल का डेडलाइन आ गया है और आपका जो आपने जो फीडबैक सबमिट किया था, वो वह इन्फॉर्मेशन अभी तक करेक्ट नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको या तो वेट करना चाहिए कि आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए, इसमें 2 टू 7 डेज़ तक, 1 वीक तक लग सकता है। और अगर नहीं हुआ है, तो उसके पहले भी आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं और आप अपना एक्चुअल अमाउंट भर सकते हैं। आई होप कि आज आपको एआईएस से जुड़ी कुछ कॉमन एरर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।